हाँ बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। चैप्टर 11 बच्चों, चैप्टर 11 जो हम पढ़ रहे हैं, दिस इज इन कंटिन्यूएशन विद चैप्टर 10 एंड चैप्टर 10 वाज अबाउट लाइट. What is light? Light is a form of energy which produces a sensation of vision in our eyes. लाइट वो एनर्जी, लाइट एक एनर्जी है जो जब हमारी आंखों में गिरती है तो हमको सेंसेशंस फील होते हैं, विजन आते हैं, है ना. तो ये लाइट जो है इसके बारे में हमने 10th चैप्टर में डिटेल स्टडी की. चलिए, और हमने पढ़ा था लाइट की दो प्रॉपर्टीज. एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी रिफ्लेक्शन. Light, when passing through a medium, strike to any object, it return back to the same medium. This bouncing back of light is known as reflection. Bouncing back of light. Light, when passing through a transparent medium, enters in another transparent medium. At the plane of the separation of the media, light bends from its original path. This bending of light is known as refraction. Do you have any doubt in it? हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के हिसाब से हमने पढ़े थे मिरर्स. हमने रिफ्रैक्शन के हिसाब से पढ़े थे लेंसेज. और लेंस से इमेज फॉर्मेशन, मिरर से इमेज फॉर्मेशन, ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी. चैप्टर हम रिवाइज करेंगे जब भी आप चाहेंगे, पर हम ये पढ़ चुके. चैप्टर नंबर 10. अब उसी को अब आगे सोचते हैं. जब हम लाइट के बारे में हमने सारी बातें पढ़ी और अब हम देख रहे हैं हमारा जो चैप्टर है दैट इज ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड. क्या बच्चों, मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? मैं देख रहा हूं क्या आपको? बोलो जोर से, आवाज आनी चाहिए. कैमरे पे लग रहा होगा, मैं अकेले खाली क्लास से पढ़ा रहा हूं. सुनाई दे रहा है ना मुझे? ओके, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ. ओके, तो क्या हम लोग यहाँ रात को 2 बजे होते हैं तब भी मैं आपको दिखाई देता? लाइट नहीं होती तो नहीं दिखाई देता. मतलब मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ ड्यू टू लाइट, प्रकाश के कारण. प्रकाश के कारण हमको चीजें दिखाई देती हैं. और हम इस चैप्टर में देखेंगे क्या मैं आपको जैसा दिखाई दे रहा हूं, क्या सभी को ऐसा ही दिखाई दूंगा? यहां पर एक मक्खी बैठी हुई है, एक मच्छर है कोई मच्छर? हाँ, तो यहाँ पर कोई मच्छर बैठा हुआ है, क्या उसको भी मैं वैसा ही दिखाई दूंगा जैसा आपको दिख रहा हूं? किसी कोई गाय बैठी है, क्या उसको मैं वैसा ही दिखाई दूंगा? कोई इंसेक्ट है, क्या मैं उसको वैसा दिखाऊं? मतलब कि आपको मैं जैसा दिख रहा हूं या आपको बाहर की दुनिया जैसी दिखाई दे रही है, वास्तव में वो दुनिया वैसी है भी या नहीं जैसे वो आपको दिख रही है. हम इस बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. द चैप्टर इज अबाउट ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड. बच्चों, मैं आपको क्यों दिखाई देता हूं? छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं हम. सबसे पहले, हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स? वी सी ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ये इस पूरे कमरे में एक ही ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, वो है ये बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब. इस बल्ब से लाइट आ रही है और कहां गिर रही है? मेरी बॉडी पर. रिफ्लेक्ट होकर कहां आ रही है? आपकी आंखों पर. आपको दिखाई देगा. जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है तो दिखाई देगा. यदि आपके और मेरे बीच में ग्लास होता ट्रांसपेरेंट, लाइट उस पर गिरती और वो रिफ्लेक्ट नहीं करता तो आपको वो दिखाई नहीं देगा, वो आपके लिए है ही नहीं. कभी कभी आपको ऐसा होता है, किसी कांच एकदम साफ होता है, आपको डाउट रहता है कि है कि नहीं, है कि नहीं? सिमिलरली, यदि मेरी बॉडी से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो तो मैं बन जाऊंगा मिस्टर इंडिया. जानते हो मिस्टर इंडिया को? बहुत आप लोगों के लिए पुराने जनरेशन की मूवी है मिस्टर इंडिया, जिसमें एक आदमी गैजेट पहनता है और वो गायब हो जाता है. उस हीरो का नाम है अनिल कपूर. नहीं देखी आपने मूवी? किसी को पता है? कुछ बच्चों को बताओ. तो ये मिस्टर इंडिया का कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि कुछ ऐसा हो कि लाइट आपकी बॉडी से रिफ्लेक्ट नहीं. तो पहली बात, हम ऑब्जेक्ट को क्यों देखते हैं? रिफ्लेक्शन के कारण. दूसरी बात, हम कलर्स को क्यों देखते हैं? तो हम इसके बारे में इस चैप्टर में बहुत सारी बातें और डिस्कस करेंगे. हमको जो दुनिया जैसी है, क्या वो दुनिया वास्तव में वैसी है या नहीं है? इस तरह के कुछ क्वेश्चंस का हम आंसर लेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम इन सब चीजों को देखते हैं तो हमारी बॉडी में इन चीजों के प्रति सेंसिटिव एक ऑर्गन है. We have a sensitive organ which responds to light, and that sensitive organ is human eye. हमारी आईज. अब हमारी आईज इतनी जबरदस्त ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, बहुत जबरदस्त. और भी हमने बहुत सारे कैमरे बना लिए हैं, बहुत अलग अलग मेगापिक्सल के, कई तरह की उसके अंदर खासियत है, लेकिन हमारी आईज उन सबसे बढ़कर है. कैसे? इस बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहली बात कि आपकी बॉडी में, हमारी बॉडी में बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर 6 सेंस ऑर्गन है. 5 होते हैं सेंस ऑर्गन, 6 सेंस बोलते हैं. 6 सेंस सुनते हो नहीं सुनते? आप सभी आप बिल्कुल शांत हो गए मेरे ख्याल से कैमरा चलने के कारण. कोई इंटरेक्शन ही नहीं है आपका. 5 सेंसेस है बच्चों. सबसे पहला आईज, नोज फॉर स्मेल, आईज फॉर विजन, टंग फॉर टेस्ट, ईयर्स फॉर हियरिंग, रेस्पॉन्ड टू साउंड, एंड स्किन फॉर टच, फॉर टेम्परेचर, फॉर प्रेशर, फॉर विंड्स. हमारी बॉडी के अंदर स्किन. तो इन सभी में सबसे
तेज सबसे इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन कौन सा है? आप क्या लगता है? यदि आपको कहा जाए कि यार आपकी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन आप किसको मानते हो आपकी बॉडी का, तो क्या है? स्किन, आईज। सबका अपना अपना हो सकता है और अपने अपने लॉजिक हो सकते हैं। स्किन के बारे में आपने क्या कहा? इन्वायरमेंट में चेंज होगा, वो सेंस नहीं कर पाएंगे और कुछ भी चीज को छूने पे पता नहीं पड़ेगा वो है क्या, है कि नहीं? लेकिन बिल्कुल सही आपकी बात। कान नहीं होंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, नोज नहीं होगा तो पता ही नहीं चलेगा कि बाहर क्या चीजें, किस तरह के केमिकल्स हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन यदि हमारा ब्रेन किसी से लेता है तो वो हम लेते हैं आईज। और आईज कितनी वंडरफुल हमारी ऑर्गन है, इसके बारे में आपको तब पता चलेगा जब आप किसी एक अंधे व्यक्ति की तरह सोच पाओगे। एक अंधे आदमी ने आज तक बाहर कितनी खूबसूरत सीनरी है उसने नहीं देखा। उसने नहीं देखा कि रोज कितना खूबसूरत होता है, उसने नहीं देखा कि मैं कैसा दिखाई देता है ना, तो उसने नहीं देखा कि उसकी माँ कैसी दिखाई देती है, उसने अपनी माँ को कभी नहीं देखा। तो बच्चों, एक अंधा व्यक्ति कितना कुछ मिस करता है। पर आप लोग के पास आंखें, शायद आप इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हो। और जिसके पास आंखें नहीं होती ना, जो ब्लाइंड लोग होते हैं, वो उनके अंदर जो बाकी सेंस ऑर्गन है वो ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा डेवलप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन पर वो ज्यादा अटेंशन देते हैं, आप नहीं देते हैं अटेंशन। आप जब खाना खाते हैं तो आप टीवी देखते हैं या कुछ मोबाइल देख रहे हैं तो आप उस पर तारक मेहता ऐसे खाना खाते, तो आपको टंग के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं ये छोटा सा अलग पढ़ाऊंगा, लेकिन इसके बारे में पूरा टाइम लूंगा आपको बताने के लिए। इसको हम बोलते हैं माइंडफुलनेस। खाना खाएं, अवेयर होके खाएं। किसी चीज की स्मेल में अवेयर होके लें, उसको पूरी तरीके से अंदर तक महसूस करें। समझ में आ रही मेरी बातें, है ना? तो मैं चाहता हूं कि आप अपने नोज पर बहुत ज्यादा ध्यान दें। कॉनिक, बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जहां पर जिसका नाक बहुत सेंसिटिव है उसको हाई पे मिलेगी, हाई सैलरी, हाई इंसेंटिव वाली जॉब मिलेगी, क्योंकि वो किसी परफ्यूम की इंडस्ट्री में कहीं और हल्की सी स्मेल के चेंज को डिटेक्ट कर सकता है। इसी तरीके से किसी का टंग बहुत अच्छी है। क्या आप चेस्टा खाना खाती है तो पता लग जाता है कि इसके अंदर जीरा है, इसके अंदर अदरक डाला हुआ है, पता ही नहीं चलता? Oh my God! हाँ, आपको नहीं पता चलता है कि नमक ज्यादा है या इसमें हल्दी डली कि नहीं डली है? हाँ? तो आप क्यों हमारे अब अभी आपको इतना स्ट्रेस देकर सोचना पड़ रहा है? क्यों? क्योंकि हम वास्तव में माइंडफुल ईटिंग नहीं करते हैं। चिंटू, क्या बातें कर रहे थे आप? तो आप क्या सभी बताइए, आप आज आप घर जाके खाना खाएंगे, आपने जो भी, मान लो आपके घर पे आलू पराठा बनाया है, गुलाब जामुन बनाया है, आपने गुलाब थोड़ा थोड़ा करके हल्का कर लीजिए, पहले सोचिए, उसको महसूस कीजिए, थोड़ी देर तक तो महसूस ही कीजिए उसको, और फिर धीरे से आप उसको अपने जीभ पर रखिए। देखिए आप आपकी टेस्ट बर्ड्स कैसे रेस्पॉन्ड दे रही है, कैसे आपके दिमाग में सेंसेशंस जा रहे हैं। तो ये माइंडफुलनेस आप थोड़ा सा रखेंगे तो आप देखेंगे आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो पाएंगे। पर एक्चुअली जैसे कोई आता है, आप एक प्रैक्टिस और करें, रात को 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, जो भी आपको ठीक लगता हो, आंखों पे पट्टी बांध कर कमरे में घूमे, पूरे घर में घूमे। ठीक है बेटा? धनवीर, सुनाया क्या करना है? आंखों पे पट्टी बांध के पड़ोस में मत चला जाना। ये काम क्या है? तो क्या करना है आपको? तो आप क्या, अब उसमें क्या मैथमेटिक्स आएगी? अब आप चीजें देखोगे, कितनी डिस्टेंस पे स्विच है। अब आपका घर है, आप फैमिलियर हो, कौन से हाथ से उस स्विच को आप चालू कर रहे हो। फिर आप देखोगे कितनी डिस्टेंस पे वॉश बेसिन है क्या? तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में 3D इमेजिंग रहेगी, और आप देखेंगे कि आपके कान भी बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे। आप सुनेंगे किसी की कदमों की आहट को और पहचान पाएंगे उसकी आहट से ही कि कितना भारी आदमी आ रहा है, तीशा आ रही है कि फिर शौर्य आ रहा है, पता नहीं है क्या? क्यों? कदमों से चलने की आहट से। तो मेरा ये जो पहला जो सेक्शन है पढ़ाने का भी, वो ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूं, ह्यूमन आई पे हम आएंगे, बट आईज के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक ब्लाइंड पीपल की तरह से दुनिया को देखेंगे तो शायद आप उसकी सेंसिटिविटी को फील कर पाएंगे और किसी अंधे व्यक्ति से आप अच्छे से सिंपैथाइज कर पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि आपको वो चीज, वो दुनिया में कैसे जी रहा है, उसके अनुभव क्या हो, तभी आप समझ पाएंगे, है ना? आप में से कोई कुछ कहना चाहता है इस बारे में? किसी के घर में कोई ऐसा है तो नहीं जो देखने में, बुजुर्ग होने के बाद भी कई लोगों की विजन में दिक्कत आती
है ना बेटा? तो ये बात मैं आपको सबसे पहले बता रहा था कि हमारी 5 सेंस ऑर्गन है, 6 तो 6 सेंस है, लेकिन 5 सेंस ऑर्गन है। उन 5 सेंस ऑर्गन में सबसे इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन हम जिस पर बहुत ज्यादा डिपेंड होते हैं, जिसकी आंखें होती है, हम चीजों को न सिर्फ देख लेते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारी आईज स्पेशल क्यों है, हम क्यों इतना ज्यादा आईज पर ही फोकस करते हैं। क्योंकि आईज हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है, हमको ये बताती है कि कौन है, उसका शेप, साइज, कलर, सब कुछ बताती है। साथ ही साथ हमको ये भी बताती है कि वो हमसे कितने डिस्टेंस पर है। ये कैसे हो पाता है, आइए मैं आपको समझाता हूं। बच्चों, हमारी जो आंखें हैं वो एक प्लेन पर ऐसे लगी हुई है। आप देखेंगे और किसी जानवरों में, आप देखेंगे कुत्ते में मुंह यूं निकला हुआ, एक आंख इधर है, एक आंख इधर। गाय में आप देखेंगे मेंढक में ऊपर साइड में लगी होती है किसी किसी। तो ऐसे भी जानवर देखेंगे बिल्कुल ऊपर टॉप पे ऐसी आईज है। उनको क्या फायदा है, वो 360 देख सकते हैं, कभी यूं उधर पूरा का पूरा दिखाई देता है। हमारे साथ प्रॉब्लम है, हमारा रेंज ऑफ विजन कॉम्प्रोमाइज हो गया। क्यों कॉम्प्रोमाइज हुआ, क्योंकि हमारी एक ही प्लेन में आ गई। तो मैं इस आंख से देखूं तो मुझे यहां से लगाकर यहां तक दिखाई देता है, मैं इस आंख से देखूं तो मुझे यहां से लगाकर यहां तक दिखाई देता है। लेकिन जब मैं मेरी दोनों आंखें खोलता हूं तो मुझे इतना जो रीजन है उसमें दोनों ओवरलैप वाला रीजन दिखाई देता है। गाय में ये यहां से यहां तक देखेगा, यहां से यहां, लेकिन ओवरलैपिंग रीजन कम है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अब मेरी आंखों में ये ओवरलैपिंग रीजन है ना, इस आंख से जो दिख रहा है, इस आंख से जो दिख रहा है, इतना रीजन जो है वो दोनों का ओवरलैप हो रहा है। ये ओवरलैप होने के कारण मुझे स्टीरियो विजन दिखाई देता है, 3 डायमेंशनल विजन। आइए मैं इसके बारे में छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं। लाओ, एक आपका पेन दो, एक आपका किसी का पेन दीजिए। हाँ, आइए इधर आइए। तीशा, आपके साथ एक एक्सपेरिमेंट करेंगे हम। ये तीशा है, जानते हैं ना सभी आप इसको? हाँ, तीशा, ये आप ऊपर से पकड़िए। हाँ, ऊपर से, दोनों, दोनों नहीं, एक हाथ बंद कीजिए, एक हाथ से। हाँ, अब इसको यहां पर लाना है, इसके ऊपर। दिक्कत हो रही है, मतलब इतना सारा डिस्टेंस। एक बार वापस, अब आप इधर देखना, ठीक है? इधर इधर देखो ताकि उनको पता चले कितना डिस्टेंस। हाँ, यहां से पकड़ो पेन, एक आंख से बंद करो, एक हाथ से आंख बंद करो, ठीक है? तो आपको समझ में आया क्या कहना चाह रहा था मैं, कि ये जो डिस्टेंस है ये आप नहीं कर पाते। इसका रीजन क्या है? और कोई आना चाहेगा क्या? ड्रो रेडी? यस। तो आप खुद भी करके देखिए अपने पड़ोसी से, एक पेन पड़ोसी का ले, अपना पेन ले, और यूं ऊपर से नीचे तक लाने की कोशिश। अब दोनों आंखों से आपको करेंगे तो आप देखेंगे बहुत इजीली आप ले आएंगे। बच्चों, जब आप रोड पे जाते हो, ध्रुव बाइक चलाते हो, और सामने से कोई गाय या बकरी आपको देखती है, तो देखती है कि ध्रुव आ रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कितना दूर से आ रहा है। वो पहले से सींग मारने लग जाती है। और जब आपको मारने आएगी ना, तो वो पहले से उस पोजीशन में होते हुए आएगी। उसको पता ही नहीं कितना दूर जाना पड़ेगा। क्यों नहीं पता चल रहा है उसको पार्थ? इसलिए पता चल रहा है क्योंकि ओवरलैपिंग रीजन उसका कम है। जब आप इधर से इसको इधर से भी देखते हो, इसको इधर से भी देखते हो, आपको डिस्टेंस का आइडिया हो जाता है कितना दूर है। क्या आपको मेरी पहली बात समझ में आई? इसको हम बोलेंगे स्टीरियो विजन। स्टीरियो वाले स्पीकर्स आपने सुने होंगे जो आपको डिस्टेंस का आइडिया देते हैं। सुने कभी स्टीरियो विजन? स्टीरियो स्पीकर्स जानते हो ना? कान भी आपके 2 हैं, ये आपको स्टीरियो साउंड देते हैं। आप सुन के बता, अरे इधर से आवाज आई थी, इतने दूर से आवाज आई थी। ये भी मैं एक्सपेरिमेंट यहां कराता हूं। एक बच्चे को यहां खड़ा करना है क्या? इधर आओ, शौर्य। हाँ, सभी देखेंगे इधर। यस, शौर्य इधर खड़ा रहेगा। हाँ, मैं जिसको बोलूंगा वो बोलेगा मेरा भारत महान। मैं जिसकी तरफ इशारा करूंगा वो बोलेगा, ठीक है? हाँ, आप अपनी आवाज निकाल सकते। यस, साइलेंट। मेरा भारत महान। कौन बोला? अभी तो मानते हो आप? रुको रुको, अभी तो एडवांस लेवल भी आएगा। यस, नेक्स्ट। मेरा भारत महान। ध्रुव रति। पर आपको लगा आसपास का ही, कौन ही बोला? ओके, नेक्स्ट। अब एडवांस लेवल करते हैं। अब आप अपनी आवाज को बदल के बोल सकते। लड़का है तो ऐसे भी बोल सकते, ठीक है? यस। थैंक यू। मेरा भारत महान। चलो आओ, थैंक यू। तो आपने देखा बच्चों कि हमारी जो, अब देखो इस चीज के पीछे जो मैसेज है वो आप समझने की जरूर कोशिश कीजिएगा। और यदि आप जानना चाहो तो आप वर्चुअल बार्बर एक ऑडियो है जो YouTube पे अवेलेबल है। आप अपने कान में ईयरफोन डालिएगा और वर्चुअल बार्बर वीडियो ऑडियो जो है वो सुनिएगा। किसने सुना है? एक ने भी नहीं,
ओ माय गॉड। तो मैं आपको बता दूं, जैसे आप सुनेंगे, आप चेयर पे बैठे कान बंद करके सुने, जैसे आप सुनेंगे आपको लगेगा कि आपसे इतनी डिस्टेंस पे एक इधर दरवाजा है, इधर दरवाजा खुला, एकदम दरवाजा खुलेगा, अंदर से एक आदमी चलता हुआ आएगा कुछ बोलते हुए और आके इस तरफ जाएगा और वहां जाके वो वहां पर वॉश बेसिन से अपने सारे इंस्ट्रूमेंट को धोते हुए कुछ बात करेगा और बात करते हुए धीरे धीरे वो आपके पास आएगा। आपके पास आकर पहले वो इस कान पे कुछ बोलेगा, फिर ये बोलते बोलते वो इस कान पे आएगा और फिर वो अपनी कैंची से कट कर, आपको लगेगा बिल्कुल जैसे कि वो होता है ना, ऐसे यहां से काटता 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 इधर तक लाएगा। तो ये आपको, आप देखिएगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं ये कि आपके आईज, आपके ईयर्स आपको स्टीरियो विजन, स्टीरियो साउंड देते हैं। ये इसलिए देते हैं क्योंकि हमारे पास दो हैं और हम उससे डिस्टेंस का आइडिया लगाते हैं। हमारा दिमाग इधर फास्ट कैलकुलेशन करता है। जो बच्चे बाइक चलाते हैं, चलानी नहीं चाहिए वैसे आपकी उम्र में बाइक, चलाते तो नहीं बाइक कोई, लेकिन आपने देखा होगा कई लोग बाइक चलाते हैं, बड़े लोग, और फिर वो क्या कट मारते हैं, गाड़ी आती है और बिल्कुल ये खड़ा देके काट। देखे आपने कोई कट मारने में कोई एक्सपर्ट है? कौन है? अरे ध्रुव कट मारता है तू। तो ध्रुव, जब हम लोग किसी को भी आपने देखा हो कट मारते हुए, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की मिस्टेक से कुछ हो सकता है, लेकिन हमारा दिमाग उनको पकड़ लेता है। इतना फास्ट हम कैलकुलेशन कर पाते हैं कि यार ये गाड़ी ओवरटेक करेगी कि इससे पहले मैं क्रॉस कर लूंगा। तो हम अपनी स्पीड, उसकी स्पीड कैलकुलेशन करके रिजल्ट ले लेते हैं और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लगते हैं। ठीक है, और ये थोड़ी प्रैक्टिस से एक्सपर्टाइज आती है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप ऐसे प्रैक्टिस करें। तो मैं आपको बता रहा था कि हमारी आईज इतनी फास्टली इतनी सारी चीजें कैसे करती हैं, तो उसमें आईज का एक प्लेन में होना भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप जो चीज देखते हैं, जैसे आपको मैं दिखाई दे रहा हूं, आप अपनी तरफ से लेकर मुझे देखें, चिंतन इधर देखें, और क्या आपको ये सब बातें इंटरेस्टिंग नहीं लग रही हैं? तो आप थोड़ा सा जुड़े ना बेटा, आप मुझे देखें। अब आप जब मुझे देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपको कितना दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे सर आपके पीछे बोर्ड दिखाई दे रहा है, ऊपर पंखा दिखाई दे रहा है, ये सारा का विजन आपके सामने इतना सारा दिखाई दे रहा है। पर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं कि इतने सारी जगह में से आप सिर्फ एक अंगूठे जितनी जगह है उसी की क्लैरिटी देख पाते। यदि आप मेरी इस आंख को देखेंगे तो इसको नहीं देख पाते। यदि आप मेरे नाक पे फोकस कर रहे हैं तो आंख नहीं देख पा रहे। यदि आप मेरे चश्मे को देख रहे हैं तो आप मेरी आंखों को नहीं देख पा रहे। मतलब कि हमारे सामने जो चीजें दिखाई देती हैं उसका सिर्फ इतना सा पोर्शन ही हमको एक्यूरेट विद मोर प्रिसीजन दिखाई देता है। अदरवाइज हमको दिख रहा है, लेकिन उसके बारे में यदि हम जानना चाहते हैं तो हमको उस तरफ नेचर ले जाने पड़ेगा। इसका फायदा कौन उठाता है? इसका फायदा मैजिशियन उठाते हैं। जो मैजिशियन होते हैं वो एक हाथ से कुछ ट्रिक कर जाते हैं और एक हाथ से रॉड होती है, दूसरे हाथ में कुछ कर जाते हैं। आपके सामने वो जो ट्रिक्स करते हैं उनके पीछे सबसे बड़ा रोल ये होता है कि आप उस पूरे को देख रहे हो, लेकिन उसमें आपको क्या देखना है वो डिसाइड करता है। वो इस तरह का मूवमेंट करेगा, इस तरह के जेस्चर करेगा कि आपका ध्यान ज्यादातर का उसी जगह पे हो और वो दूसरी तरीके से कुछ ना कुछ ट्रिक कर लेगा। कुछ कहना चाहते हो इस बारे में? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग ये सब बातें मैं आपको और डिटेल में जाके बताऊंगा कि हम इतना ही पार्ट क्यों देख पाते हैं अच्छे एक्यूरेटली। तो ह्यूमन आईज एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है बच्चों, चैप्टर नंबर 11 बहुत इंटरेस्टिंग। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हो, मुझे थोड़ा सा कहना पड़ रहा है बेटा कि मैंने एमजीसीएस वाले में लिया, बहुत इंटरेक्टिव रहा वो। तो मैं ये चाहता हूं कि क्या आपको इन सब बातों में, ये तो बहुत हमारे लिए आई ओपनिंग चीजें होती है कि भाई हमने आपको पहली बात बताई, मैंने सबसे पहले आपको कि हमारी बॉडी में सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 सेंस ऑर्गन है। हम ज्यादातर एक सेंस ऑर्गन पर ही रिलाई करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत जबरदस्त है, उसके बारे में तो हम पूरे चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वो है मन। लेकिन बाकी जो सेंस ऑर्गन है, मैंने आपको कहा कि उस पर भी आप ज्यादा से ज्यादा एम्फेसिस दीजिए। मैं ये बकायदा एक्टिविटीज कर रहा हूं, जैसे 2 तभी हमने एक्टिविटी करी, हम एक और एक्टिविटी कर सकते हैं कि एक बच्चा आएगा, उसकी आंख में पट्टी आएगी, आप वैसे कुछ भी करूंगा उसको हाथ में दो, तो वो हाथ में पकड़ते ही पता लगा लेगा ये क्या चीज है। फिंगर टिप्स पे इतनी सारी सेंसिटिव न्यूरॉन्स होते हैं जो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं उस ऑब्जेक्ट की थिकनेस के बारे में, उस ऑब्जेक्ट की सॉफ्टनेस के बारे में, उसके टेक्सचर के बारे में, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको फिंगर टिप्स से मिल जाती है। तो ये सब चीजें पर हम लोग उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि हम देखते हैं। क्या आप कपड़े खरीदने जाते हो तो आप कपड़े को ध्यान से टच करके देखते हो इसका फील कैसा आएगा, पहनेंगे तो फील कैसा होगा। देखते हैं ना कपड़े कि नहीं देखते? देखते हो कि वो पहनने पर, कई कपड़े हम लाते हैं तो पहनने में थोड़े से रफ रफ लगते हैं, कई एकदम सिल्क से स्मूथ लगते हैं। ये जो फीलिंग है ये हम लोगों को स्किन से मिलती है, हमको उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। पर हम वास्तव में देखा जाए तो आईज से ही देख के लाते हैं कि कैसा दिख रहा है, फील कैसा हो रहा है, वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो पाता, जबकि होना चाहिए। बात समझ आ रही है आपको? ये मैंने सारी बातें बताई बच्चों आपको कि ह्यूमन आई हमारी एक सेंस ऑर्गन है
बाकी सेंस ऑर्गन पर भी आप थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। ह्यूमन आई इतनी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है हमारे, और आप 11th-12th में पढ़ोगे तो ह्यूमन ईयर्स वगैरह नोज सबकी फंक्शनिंग उसके अंदर डिटेल में आएगी। हमारे यहां पर अभी ह्यूमन आई की वर्किंग है डिटेल। आइज के बारे में मैंने आपको दो बातें बताई। आइज जो है हमारी एक प्लेन में है, एक प्लेन में होने के कारण हमको स्टीरियो विजन दिखाई देता है, डिस्टेंस का आइडिया लगता है। दो चीजें, दो वायर जा रहे हैं, आप यदि एक आंख से देखोगे तो आपको पता ही चलेगा कौन आगे कौन सा पीछे, जब तक कि वो क्रॉस नहीं होता। और यदि आप दोनों आंख से देखो आपको पता चलेगा ये आगे वो पीछे। देखते हो ना आप लोग बहुत सारे, जब फोटोग्राफर फोटोग्राफ खींचते हैं तो हम आगरा के ताजमहल में जाएंगे तो आगे से यूं ताजमहल को पकड़ के फोटो खिंचाते हैं। खिंचाया आप लोगों ने? चित्तौड़ के किले में जाते हैं तो विजय स्तंभ को यूं यूं खिंचवा के लाते हैं, या वहां कूदते ऐसा लगता है ऊपर से कूदा है बच्चा। ये सब क्यों होता है? ये सब 2 डायमेंशनल में होगा। फोटोग्राफ 2 डायमेंशनल वहां होगा। 3 डायमेंशनल जब हम देखेंगे जिसमें हम कितना दूर है हमसे वो भी हमको पता चलता है। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि आईज जो देखती है उन सब के बारे में हम क्लियर नहीं देखते। हमको ज्यादा रेंज इसलिए चाहिए कि हमको लगे कि कोई अचानक मारने नहीं आ रहा, हमको कोई डेंजर नहीं हो, इसलिए हमारे पास रेंज ऑफ विजन ज्यादा चाहिए। अचानक पीछे से कोई आएगा तो हम एकदम अलर्ट हो जाएंगे। मतलब कोई ब्रेन का एक पार्ट है जो उस पर ध्यान दे रहा है, पर हम उसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं गैदरिंग करते। यदि हमको चाहिए तो हम उस पर फोकस करेंगे, हमारे आईज सेट होगी, तब हमको उसके बारे में ज्यादा डिटेल पता चलेगा। क्या आपको बात समझ में? ह्यूमन आई, ह्यूमन आई के बारे में कुछ जनरल बातें हम लोगों ने हमारे फर्स्ट लेक्चर में की थी। आज हम बात करेंगे ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर, उसके डिफरेंट पार्ट्स और क्या क्या उनका रोल है इनके बारे में। हमने कल जैसे समझा था ह्यूमन आई, हम सिंपल वे में देखें, हमको जो ह्यूमन आई दिखाई देती है वो लगभग ऐसी। यहां पर बच्चों है ये आईब्रो, ये क्या है बच्चों? आईब्रो। ये आईलिड्स, फिर आईलैशेस, और ये है हमारी आईज। ये जो आईज हमको दिखाई दे रही है ना, इस आईज को यदि हम यहां से काट के देखें, साइड में से देखें, तो मैंने बताया था कि आपको ये ऐसा दिखाई देगा। बात की थी हमने थोड़ी सी इस बारे में। यदि हम इसको और अच्छे से देखें तो आईज सिर्फ इतनी सी हमको बाहर दिखाई दे रही है। हम एक छोटा सा पोर्शन ही बाहर देखते हैं, अंदर आई एक पूरे स्फीयर के फॉर्म में, एक पूरी बॉल है जिसको हम बोलेंगे आई बॉल। हमारी जो आई बॉल है उसका स्ट्रक्चर आज हम समझेंगे। सबसे पहले हमने देखा बाहर इस तरह से है, ये पूरी आई बॉल है। ये अपर आईलिड, ऊपर की आईलिड, ऊपर की पलक, ये लोअर आईलिड दिखाई दिया बच्चों। ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये आउटर मोस्ट पार्ट, इसको बोलते हैं कॉर्निया। इसके अंदर जो सेकंड लेयर है, इस सेकंड लेयर में हम देखेंगे कि इस तरह का स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं आइरिस, और इस आइरिस में बीच में जो ये एपर्चर है इसको हम बोलते हैं प्यूपिल। सबसे बाहर जो है ये है कॉर्निया। क्लियर? कॉर्निया, प्यूपिल, आइरिस। यहां देखें, वापस समझना अच्छे से, ये जो पूरा गोल है ये है आइरिस। क्या है ये? और बता दो, आइरिस सबकी अलग अलग कलर की होती है, किसी की काली काली आंखें, किसी की ब्लू आइज, किसी की गुलाबी आंखें। तो ये सारी, ये जो अलग अलग आइज है ये आइरिस के कारण। और जो बीच में जो ये दिख रहा है ब्लैक, ये वास्तव में कुछ भी नहीं है, ये एक एपर्चर है जिसको हम बोलते हैं प्यूपिल। यहां देखें तो ये बीच में प्यूपिल और चारों तरफ आइरिस। आइरिस एक सर्कुलर मसल है। क्या करती है? ये बाहर की तरफ तो एक जैसी रहती है, अंदर ये एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। मैं 2 डायग्राम बना के दिखाता हूं। ये है आइरिस, ये भी है वही आइरिस। ये जब एक्सपांड होती है तो इसका पिपिल इतना छोटा हो जाता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तो पिपिल बड़ा हो गया। क्या आपको बात समझ में? ये कैसे होता है? द आइरिस पिपिल कॉम्बिनेशन रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन आवर आईज अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन द आउटर एनवायरमेंट। हम जब धूप में हैं, कुछ बच्चे नहीं है समझने, बाकी बच्चों को हमने डिस्कस भी किया। हम यदि तेज धूप में हैं, दोपहर में 2 बजे है, बहुत जबरदस्त धूप है, आप बाहर खड़े हैं, बहुत ब्राइट लाइट आ रही है, ब्राइट लाइट आ रही है, तो आपकी आइरिस में ये हो जाएगा, आइरिस एक्सपांड होगी। आपको एक्सपांड समझ में आ रहा है? बाहर तो एक जैसी रहती है, कभी ये बड़ा छोटा नहीं होता, बाहर से अंदर की तरफ ये एक्सपांड होकर इसने पिपिल को बिल्कुल छोटा कर दिया। क्यों छोटा किया? क्योंकि इतनी ज्यादा ब्राइट लाइट आ रही है कि इतनी लाइट यदि आपकी रेटिना पर गिर जाएगी आपको दिखाई नहीं देगा कि हो क्या रहा है। तो कम अमाउंट की लाइट ही काफी है। हियर द pupil is becomes very small. Why? Because the intensity of light is very high in the outer environment. अब जैसे आप 2 बजे वो देख रहे थे और अचानक किसी हॉल में चले गए, किसी कमरे में चले गए, आपके सामने अंधेरा छा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर इंटेंसिटी कम है और आपका पिपिल इतना छोटा है,
तो इतने में जो लाइट आ रही है वो विजुअल इंफॉर्मेशन के लिए सफिशिएंट नहीं है, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। बट ये ज्यादा देर के लिए नहीं होता है, तुरंत ही आपकी आइरिस कॉन्ट्रैक्ट होकर पिपिल को बड़ा कर देगी। पिपिल जब बड़ा हो जाएगा, अब ज्यादा अमाउंट की लाइट आ रही है आपकी आंख में, क्योंकि वो डल है, क्योंकि वो लेस ब्राइट है। ब्राइट लेस ब्राइट समझ गए आप लोग? एक होती है तेज लाइट, अभी फुल लाइट आ रही है, अचानक लाइट कभी डीम हो जाती है, तो एकदम कम हल्की सी लाइट। जब लाइट हल्की होगी तो पिपिल इतना एक्सपांड हो जाएगा ताकि ज्यादा लाइट हमारी आंखों में आए, हमको दिखाई दे सके। जब हम तेज लाइट में, तो इतनी लाइट हमारी आंखों पे नहीं आनी चाहिए, वरना हम देख ही नहीं पाएंगे। कभी आप शाम को इवनिंग वॉक पे निकल रहे हैं, आराम से रिलैक्स मूड में, 6:30-7 बज गई है, हल्का हल्का अंधेरा सा हो गया है ना, और अचानक सामने से कार है, उसकी हेडलाइट सीधी आपकी आंखों पे गिरेगी, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपका पिपल इतना बड़ा था। क्यों? क्योंकि लाइट बाहर डीम थी। लेकिन ज्यादा लाइट आ गई अचानक, तो आपके इतने सारे में बहुत सारी लाइट अंदर एंटर कर गई और आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तुरंत ही आपका मिड ब्रेन आपके पिपल की साइज को रिड्यूस करेगा और पिपल धीरे से कम हो जाएगा, अब आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर? तो सबसे पहली बात बच्चों में आपको बता रहा था, पहले भी हमने पढ़ा था, सबसे बाहर है कॉर्निया। लाइट मैक्सिमम बैंड कौन करता है? कॉर्निया। हमारी आंख में जो इमेज बन रही है, इमेज बनने के लिए बेंडिंग मैक्सिमम कहां होती है? कॉर्निया पे। क्लियर? पहला पार्ट कॉर्निया आपको समझना चाहिए। दूसरा पार्ट आइरिस और पिपल कॉम्बिनेशन। आइरिस पिपल कॉम्बिनेशन रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन अवर बॉडी। ये हमारी आंख में कितनी लाइट का अमाउंट एंटर होगा, इसको रेगुलेट करती है। ज्यादा लाइट आने देनी है, कम लाइट आने देनी है, इसको रेगुलेट कौन करता है? आइरिस पिपल कॉम्बिनेशन। किस पर डिपेंड करता है? कि बाहर की लाइट की इंटेंसिटी कितनी। ज्यादा तेज लाइट है तो कम आने देनी है, डीम लाइट है तो ज्यादा आने देनी है। इज इट क्लियर? ओके, सिंपल सा। अब इसके आगे नेक्स्ट जो थर्ड लेयर यहां पर आपको दिखाई देती है, यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर एक क्रिस्टलाइन प्रोटीन का लेंस है। क्या है ये? लेंस। बच्चों, हमारी आंख में लेंस वैसे जैसे हमने 10th चैप्टर में यहां देखा था, देखा है आप लोगों ने कांच का लेंस? क्या हमारी आंख में ऐसा कांच का लेंस होता है? नो, हमारी आंख में प्रोटीन का क्रिस्टलाइन लेंस होता है, और ये जबरदस्त लेंस है बच्चों। क्या जबरदस्त है? सबसे पहले मैं कुछ टॉपिक बताऊंगा। ये क्या है? आई लेंस। आपकी बुक में भी, और सभी को अच्छे से नॉमेनक्लेचर जरूर देखिएगा। एग्जाम में ऐसा आता है कि फिगर आ गया और बहुत सारी लाइंस बता दी और आपको बताएंगे बताओ 1 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे क्या आएगा, 4 नंबर पे क्या आएगा। 1 नंबर दे रखा होगा, आपको पहचानना है वो क्या है। क्लियर? तो ये हो गया क्रिस्टलाइन लेंस। कौन सा लेंस है? कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है? कॉन्वेक्स, मतलब बीच में से मोटा, किनारों में से पतला। दूसरा बताओ, इस लेंस को किसने पकड़ रखा है ऊपर और नीचे से? सिलियरी मसल्स। ये जो है यहां पर, ये क्या है? दोनों तरफ सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स आई लेंस को होल्ड करके रखती है। सबको समझ आ रहा है बच्चों? अब हम पढ़ेंगे आई लेंस का काम क्या है। वेरी सिंपल, आई लेंस का काम है इमेज फॉर्मेशन। यहां पर इमेज बनेगी, तो मैंने कहा मैक्सिमम बेंडिंग तो कॉर्निया ने कर दी। अब जो फाइन सेटिंग है, फाइन ट्यूनिंग है, फाइन लास्ट में हल्का सा शार्प बनाने के लिए, वो ये करता है आई लेंस। तो आई लेंस का काम है इमेज फॉर्मेशन। हमारी जो रेटिना, हमारी आईज पे जो इमेज बनती है, वो बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। आपको पता है रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है। ओके, अब ये जो लेंस है, इसमें क्या खासियत है, एक बात है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आप सभी मेरी तरफ देखें, सभी मेरी तरफ देखें। दिखाई दे रहा हूं मैं? पक्का? नेक्स्ट, अब आप मेरे और आपके बीच में आप ऐसे फिंगर रखें, एक फिंगर लाइन जो आपके और मेरे बीच में होगी, मेरे को देखते हुए। आप मुझे देखें, आप देखेंगे आपकी उंगली, करो ना दीदी, हाँ, आप देखेंगे आपकी उंगली ब्लर दिखाई दे रही है, आप मुझे देख रहे हैं ना। अब आप अपनी उंगली को फोकस करें, तो मैं आपको ब्लर दिखाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं बेटा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इस पावर को, इस एबिलिटी को हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। सुनेंगे फिर समझेंगे। व्हाट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन? ह्यूमन आई कैन एडजस्ट इज फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। यदि आपको दूर की चीज देखनी है, आओ मैं एक डायग्राम बना के समझाऊं आपको। यदि आपको दूर की चीज देखनी है, यदि आप बहुत दूर एक पेड़ है इसको देख रहे हो, तो आपकी आई का लेंस एकदम पतला हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? पतला। और अभी भी आपकी इमेज, यहां से लाइट आई और इमेज बनेगी रेटिना पर। कहां बनी? आपने बहुत दूर आप पेड़ को देख रहे हो। जब आप नॉर्मल बहुत दूर आसमान देखते हो, दूर दूर की चीज देखते हो, आपका आई लेंस एकदम पतला हो जाता है, थीन हो जाता है, और इमेज बनती है रेटिना पर। सेकंड, जब आप बिल्कुल पास की चीज देखते हो, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अब आप बिल्कुल अपने पास एक पेंसिल को देख रहे थे, तो अब आपको क्या हो रहा था? अब यहां पर जो आपका लेंस है वो क्या हो जाता है? थिक। और यहां से आने वाली जो इमेज है वो भी कहां बनती है? रेटिना पर। बच्चों वापस समझना, जब मैंने 10th चैप्टर में ये एक्टिविटी करवाई थी आपको पता है, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था, इमेज एफ पे बन रही थी,
ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f था, इमेज बिटवीन f एंड 2f बन रही थी। ऑब्जेक्ट 2f पे था, इमेज 2f पे बन रही थी। ऑब्जेक्ट f एंड 2f के बीच में था, इमेज 2, मतलब ऑब्जेक्ट पास आ रहा था तो इमेज दूर जा रही थी। क्लियर? यहां देखो, यहां लेंस और स्क्रीन इमेज, इसकी डिस्टेंस बदल ही नहीं रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हमारे लेंस की फोकल लेंथ ही बदल रही है। हम जो लेंस ले रहे थे वो कांच का था, उसकी फोकल लेंथ बदल नहीं रही थी। यहां पर लेंस अपने आप की फोकल लेंथ को कम, ये बढ़ा दिया, ये फोकल लेंथ क्या कर दी? कम, और ये फोकल लेंथ क्या कर दी? ज्यादा। पतले, वापस समझना और अच्छा समझाता हूं। ये पतला लेंस है, इसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है दूर। ये मोटा लेंस है, इसकी फोकल लेंथ कम होती है पास। ये कम पावरफुल लेंस है, जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा, उसका पावर कम, P = 1/f। जिसकी P = 1/f, इसकी फोकल लेंथ कम, मतलब ज्यादा पावरफुल। अब वापस समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया मैंने आपको। व्हाट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन? आवर ह्यूमन आई लेंस कैन एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। हमारा आई लेंस उसकी फोकल लेंथ को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकता है। किसके हिसाब से? ऑब्जेक्ट कितना दूर है। आप जब लेंस देखते हो, आप जब अपने मोबाइल में देखते हो, या आपने कभी कैमरा देखा होगा, आपने बाइनोकुलर्स देखे, आपने बाइनोकुलर्स देखे? बाइनोकुलर्स देखे सबने? टेलीस्कोप देखा सबने? बाइनोकुलर्स और टेलीस्कोप में क्या करना पड़ता है? माइक्रोस्कोप भी देखा होगा। जब आप किसी चीज को देखते हो, आपको घूमना पड़ता है। एक मिनट, वो अभी सेट हो रहा है, अरे आगे, अरे आ गया, देख शार्प आया। ऐसा होता है बाइनोकुलर्स में, ऐसा होता है। हमारी आंख में ऐसा नहीं है। किसी एक मिनट, वो कौन आ रहा है यार? एक सेट हो रहा है, ऐसे करना पड़ता है। हमको करना नहीं पड़ता है एडजस्ट, हमारा आई लेंस ऑटोमेटिकली। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सभी समझिएगा, सभी सुनिएगा। मैन, एकोमोडेशन किसको कहते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन, द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। व्हाट यू हैव लर्न का पहला पॉइंट यही लिख रखा है। मैं बच्चों किताब पढ़ के आया, आप भी पढ़ के आए होंगे, शायद नहीं पढ़ के आए तो देख लो। व्हाट यू हैव लर्न लास्ट में उसका पहला पॉइंट ये लिखा है। व्हाट यू हैव लर्न का लिखा है लास्ट चैप्टर के एंड में, बीच में भी डेफिनेशन है वैसे तो। द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। नियर डिस्टेंस का है तब भी वो बना देगा, दूर का है तब भी बना लेगा। इस एबिलिटी को क्या कहते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। अच्छा चलिए, डेफिनेशन लिख रखी है, आप लिख लीजिएगा, फटाफट यहां देखेंगे। बच्चों देखो, बच्चों मुझे बताओ, एक ह्यूमन आई, आपकी ह्यूमन आई दूर से दूर कितना देख सकती है? इनफाइनाइट। कितना दूर देख सकती है? क्या देखा आपने दूर से दूर? हर का डिफरेंट होता है ना। हाँ, आपकी आपकी आंखें अलग देख सकती है, मेरी अलग देख सकती है। नॉर्मल ह्यूमन आई दूर से दूर कितना देख सकती है? बोलो, सही बोले थे आप? इनफाइनाइट। आपको दूर पहाड़ दिख रहे हैं? हाँ। क्या उससे भी दूर आपको सन दिख रहा है? हाँ। बहुत दूर स्टार्स दिख रहे हैं? यस। आप दूर से दूर कितना देख सकते हो? इनफाइनाइट। मैं लिख रहा हूं यहां पर, व्हाट इज द फार पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का सिंबल, जिसको समझ में नहीं है वापस समझा रहा हूं। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, कोई लास्ट लिमिट नहीं है हमारी। हम बहुत 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 दूर देख सकते हैं। हाँ, दूर की चीजें हमें छोटी दिखेंगी। मैं ऊपर अभी खड़ा रहूंगा, 4 बच्चे बालाजी पे जाएंगे, किसने क्या खरीदा मैं देखने की कोशिश करूंगा। मुझे ये नहीं दिखेगा, क्यों? छोटी चीजें तो नहीं दिखाई देगी, पर कौन कौन ले रहे थे, कौन कौन वहां जाके इंग्लिश पढ़ रहे थे, वो पता है मुझे। क्यों? क्योंकि मुझे दूर से दिखाई देता है। क्या आपको समझ में आया? व्हाट इज द फार पॉइंट? बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये नहीं समझा तो आगे का कल डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। व्हाट इज द फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई? इनफाइनाइट। नाउ व्हाट इज द नियर पॉइंट? आप दूर से दूर वहां देख सकते हो, पास से पास कितना देख सकते हो? अच्छा, ये भी दिख रहा है, हाथ दिख रहा है, लेकिन हम इस बात को स्पेशली बोलते हैं नियर पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। नियर पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का मतलब कि हम यहां से पढ़ पा रहे हैं, यहां अरे पढ़ रहे हैं, अच्छा से पढ़ रहे हैं, यहां भी पढ़ रहे हैं, यहां पढ़ने पे अब ये मतलब कि हम बच्चों, हमारी आंख से लगभग 25 सेंटीमीटर दूर मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए। इससे दूर रख के ही आपको पढ़ना है। तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन, फॉर डिस्टिंक्ट विजन? दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो मैंने लिखा फार पॉइंट इज दिस, एंड व्हाट इज, यहां पर नियर देख रहे हैं, नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर। याद रहेगा किसके लिए? ये हेल्दी ह्यूमन बीइंग। अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग कैन सी इनफाइनाइट। द फार पॉइंट ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन आई इज इनफाइनाइट, एंड द नियर पॉइंट, नियरेस्ट पॉइंट, इससे आगे उसको साफ नहीं दिखेगा तो कोई बात नहीं, फिर भी वो हेल्दी है। वो कितना है? 25 सेंटीमीटर। ये एक हेल्दी रेंज है। कम से कम 25 सेंटीमीटर पे हमको साफ दिखना चाहिए, और दूर से दूर हमको इनफाइनाइट तक साफ दिखना चाहिए, तो हम नॉर्मल है।
क्लियर? ऐसा क्यों होता है ये मैंने बताया हर्ष। जब आप बहुत दूर का देखते हो क्या करता है, अच्छा बताओ, जब आप ये होता है तो होता कैसे? ये सिलेरी मसल्स और लेंस क्या करते हैं, जब आप अचानक दूर देख रहे हो लेंस को सिलेरी मसल सब तरफ से खींच के पतला कर देता है, पतला करने पर साफ दिखता है। अचानक आप पास का देखते हो, आपको मैंने कहा था मुझे देखो, मैंने कहा आपको उंगली को देखो, आपका लेंस एकदम मोटा हो जाता है और मोटा होने पर आपको अभी भी रेटिना पर साफ दिखाई देता है। लेंस का पतला होना और मोटा होना यह कहलाता है एकोमोडेशन। ऑब्जेक्ट की दूरी के आधार पर, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमारा ह्यूमन आई का लेंस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, अपने आप की फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है। इस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। ओके, तो हमने ये पढ़ लिया कॉर्निया, फिर हमने यहां पर देखा, सॉरी, यहां पर हमने देखा आइरिस पिपिल कॉम्बिनेशन, फिर हमने देखा क्रिस्टलाइन लेंस और सिलेरी मसल्स। अब बात करेंगे कि यहां पर जब ये इमेज बनी तो इमेज बनती कहां है? बच्चों, इमेज बनती है ये इनर मोस्ट लेयर में, और इस लेयर का नाम है रेटिना। क्या नाम है? हमारी आंख में स्क्रीन कहां है? इमेज कहां बनती है? हमारी आंखों में स्क्रीन है रेटिना। आई बॉल, वापस देखना, आई बॉल को यदि आपको किसी की आंखें मिले तो उसकी गोटियां मत खेलना, उनकी आंखों को आप छीलना, तो बाहर की एक लेयर मिलेगी स्क्लेरा, अंदर की एक लेयर मिलेगी कोराइड, और उसके अंदर की लेयर मिलेगी आपको रेटिना। दिस रेटिना एक्ट्स एज अ स्क्रीन। इमेज यहां है। अब रेटिना पर इमेज बनने पर क्या होता है, हमारा दिमाग उसको कैसे पढ़ता है? आइए थोड़ी सी बात और रही है, समझते हैं सभी। इधर देखेंगे, ये जो रेटिना है, इस रेटिना पे बहुत सारी सेल्स हैं। सेल्स कैसी हैं? प्लीज फोकस इधर करें। एक है ऐसी लंबी लंबी सेल्स, इनको कहते हैं रॉड शेप्ड सेल्स। इनका शेप कैसा है? रॉड जैसा। एक है ऐसा, इसको बोलेंगे कॉन शेप्ड सेल्स। कॉन, आइसक्रीम का कॉन होता है ना, ऐसा कॉन शेप्ड सेल्स, रॉड शेप्ड सेल्स। ये जो रॉड शेप्ड सेल्स हैं, दे रेस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट कितनी तेज है उसको रेस्पॉन्ड करती है, और कॉन शेप्ड सेल्स रेस्पॉन्ड करती है टू द कलर ऑफ लाइट। लाइट का कलर कैसा है? तो अब आप बहुत ध्यान से समझे, छोटी सी बात है, बहुत घबराने की बात नहीं। जब किसी के अंदर रॉड शेप्ड सेल्स ज्यादा है, मतलब लाइट एकदम डिम आएगी ना तब भी दिखेगा उसको। और रॉड शेप्ड सेल्स किसकी ज्यादा होती है पता है? कैट फैमिली, बिल्ली, पैंथर, टाइगर, लेपर्ड, ये जो होते हैं ये रात में भी घूमते हैं। और रात का मतलब एकदम अंधेरा होगा तो नहीं दिखेगा, लेकिन हल्की सी भी लाइट होगी, चांद हल्की सी भी लाइट दे रहा है तो इनको साफ दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? समझ लेना, क्योंकि इनकी रॉड शेप्ड सेल्स ज्यादा है। रॉड शेप्ड सेल्स अच्छा काम कर रही है। व्हाट इज द रोल ऑफ रॉड शेप्ड सेल्स? दे रेस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यदि लाइट एकदम ब्लर बन रही है, मतलब लेस ब्राइट बन रही है, डीम लाइट है बाहर बहुत सारा, किसी की रॉड शेप्ड सेल्स कम है, उनमें रोडोप्सिन प्रोटीन नहीं, रॉड शेप्ड सेल्स में जो होना चाहिए, और वो बनता है विटामिन ए से, गाजर खाने से, पपीता खाने से, विटामिन ए खाने से आपकी रॉड शेप्ड सेल्स ज्यादा होंगी। और जिसमें नहीं है तो इसका मतलब कि जैसे ही शाम हुई, अंधेरा हुआ, उनको दिखना बंद हो जाता है। ऐसी बीमारी को कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। दिस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब हम सोच रहे रात तो समझ हम लोग, नहीं, रात नहीं है, शाम हुई और अंधेरी, उनको दिख ही नहीं रहा है बात। क्यों? क्योंकि उनकी रॉड शेप्ड सेल्स कम है, काम नहीं कर रही। क्लियर? ये है इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रेस्पॉन्ड करती है। ये कॉन शेप्ड सेल्स, बच्चों कॉन शेप्ड सेल्स तीन तरह की सेल्स होती है, आर जी बी, रेड, ग्रीन और ब्लू। ये तीन को रेस्पॉन्ड करती है। जैसे आपके ऊपर लाइट गिरी, एक रेड, एक ग्रीन, एक ब्लू, सेंसेशनाइज होंगी, और जो जितनी तरह की इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजेंगी वैसी इमेज हमको दिखाई देगी। बच्चों इन तीन कलर से ही हमको सारे कलर्स दिखाई दे रहे हैं। मैं बाहर जाता हूं और देखता हूं व्यू, ओ माय गॉड कितनी खूबसूरत सीनरी है, तो कैसे हमको फील होता है? हमारी रेड शेप्ड सेल्स, ग्रीन कॉन शेप्ड सेल्स की रेड, ग्रीन और ब्लू तीन तरह की अलग अलग एक्टिवेटेड होती है। कभी आप लोगों ने पुरानी टीवी देखी हो, उस टीवी पे पिक्सेल्स होते थे छोटे छोटे ऐसे, और उनमें ऐसे कलर होते थे, उन कलर्स के कारण पूरी पिक्चर इमेज दिखाई देती। तो ये तीन कॉन शेप्ड सेल्स रेस्पॉन्ड करती हैं कलर को। पर हम कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें से एक आधी इनमें गायब होती, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ऐसे लोगों को दो अलग अलग, किसी में आर नहीं है, किसी में जी भी नहीं, किसी में जो भी बीमारी हो, इसको हम बोलते हैं कलर ब्लाइंड पीपल। वो एक पर्टिकुलर कलर के लिए दो कलर में डिफरेंस पता लगाने में अनेबल होते हैं। सुना होगा आप लोगों ने ये भी, ठीक है बच्चों? तो हमने ये सारी बातें देखी। अब मैं कुछ बात और बताता हूं कि जैसे ही हमारे यहां पर रॉड शेप्ड और कॉन शेप्ड सेल्स पे इमेज बनी, मैं आपको देख रहा हूं बच्चों, हो क्या रहा है? आपके यहां से मुझे लाइट आ रही है, लाइट मेरे आंखों में जा रही है, और यहां रेटिना पर छोटी सी आपकी इमेज बन रही है। आपको पता है रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड इमेज बन रही है मेरी। और वो इमेज जो बन रही है, वो इमेज रेटिना और रॉड शेप्ड सेल से बन रही है। वहां पर इमेज गिरते ही, इमेज बनते ही वहां सेंसेशन पैदा होता है।
और वो सेंसेशन को लेकर यहां से एक नर्व है जिसका नाम है ऑप्टिक नर्व। वो ऑप्टिक नर्व यहां देखो बच्चों, मैं दिखा रहा हूं, ये मेरी आई बॉल है, ये आई बॉल यहां पर 2.3 सेंटीमीटर की, यहां से ऑप्टिक नर्व निकलती है, एक यहां से निकलती है, और यहां पर मेरे ऑसिपिटल लोब है। पता था मैंने हम लोगों ने ब्रेन में पढ़ा था, हमने फोरब्रेन के लॉब्स पढ़े थे हमने। ऑसिपिटल लोब यहां है और सीधी यहां जाती है, और वहां पर जाते समय वो इन्वर्टेड हो जाती है, तो मैं उल्टा देख रहा हूं, पर वो इमेज मेरी ऑप्टिक नर्व, मुझे मेरा ब्रेन उसको इंटरप्रिटेशन करता है सीधा, और मुझे सब कुछ सीधा दिखाई दे रहा है। इमेज इन्वर्टेड ही बन रही है, पर मेरा ब्रेन उसका इंटरप्रिटेशन करता है सीधा। इज दैट क्लियर? तो हमने देखी ये बात। कुछ बातें छोटी छोटी और बताऊंगा बच्चों। हमारे जो यहां पर एक छोटा सा पॉइंट ऐसा होता है, जैसे ये जो पॉइंट है जहां ऑप्टिक नर्व लग रही है, इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। कभी कभी आप ऐसा देखोगे, आप एक तरफ देख रहे हो, एक तरफ देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, अचानक कुछ गायब हो जाता है, दिखता ही नहीं। आप किसी दीवार पर टाइल का पैटर्न देख रहे हो, आपको पैटर्न दिखते दिखते बाकी सबका पैटर्न गायब हो जाता है। कभी हुआ ऐसा आपके साथ? उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या है ब्लाइंड स्पॉट? हमारी रेटिना की ऐसी जगह जहां पर इमेज बनती है, तो वो इमेज हमको दिखती नहीं, इमेज का वो हिस्सा हमको नहीं दिखता, उसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। दूसरा एक स्पॉट होता है बच्चों यहां पर, जिसको हम बोलते हैं फोविया, येलो। ये क्या करता है? यहां पर बहुत ज्यादा रॉड शेप्ड, और इतनी ज्यादा है रॉड शेप्ड और कॉन शेप्ड सेल्स, जिससे वहां जो भी इमेज बनती है वो बहुत ज्यादा क्लियर दिखती है। जैसे अभी मैं, आप सभी मुझे देख रहे हो, पर मेरी नजर किस पे? मैं किसको देख रहा हूं? रक्षिता को। मतलब मैं, आप सभी मुझे दिखाई दे रहे हो, पर रक्षिता के बारे में मैं थोड़ी क्लैरिटी से देख रहा हूं। जब मैं रक्षिता को देख रहा हूं, मुझे नहीं पता मानस क्या कर रहा है, मुझे दिख रहा है कि मानस वहां बैठा हुआ है, लेकिन मानस क्यों? मानस की इमेज मेरे रेटिना पे बन रही है, लेकिन उस जगह नहीं बन रही है, फोविया पे नहीं बन रही है, फोविया पे इसकी इमेज बन रही है। मैंने आपको बताया था कि जब हम जादू देखने जाते हैं, बताया था ये सब बातें मैंने। क्यों हुआ ऐसा? कैसे हो रहा है कि हमको यहां सारी रेटिना पर इमेज आपका सबका पूरा का पूरा बन रहा है, लेकिन इस पूरे को मैं क्लियरिटी से देख रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो पूरे रेटिना पे बन रहा है, लेकिन रेटिना के उस हिस्से में जहां पर कॉन शेप्ड सेल्स और रॉड शेप्ड सेल्स ज्यादा है, वहां पर जो इमेज बन रही है वो मैं क्लियरिटी के साथ देख रहा हूं। समझ आ रही है? और वो बहुत छोटा सा हिस्सा है, वो बहुत बड़ा हिस्सा नहीं। तो मैं जितना देखता हूं उसमें बहुत छोटा सा हिस्सा मुझे पूरा दिखता है। आप जब किताब पूरी देखते हो, तो पूरी किताब की सारी लाइनें आपको एक साथ दिख ही नहीं सकती, आपकी एक ही लाइन आप पढ़ पाओगे। क्यों? जिस लाइन पे आपका फोकस है गुनगुन, वही आपके फोबिया पे बन रहा है, इसलिए आप वो देख पा रहे हो। क्या मेरी बातें समझ आई सभी को? तो बच्चों, आज हमने ह्यूमन आई की सारी बायोलॉजी पढ़ी। क्या पढ़ा हमने ह्यूमन आई के बारे में देखा कि छोटे छोटे पॉइंट्स क्या, छोटी छोटी बातें क्या। हमने देखा कॉर्निया, मैक्सिमम रिफ्लेक्शन यहां होता है। फिर हमने देखा आइरिस पिपल कॉम्बिनेशन, जो कि अमाउंट कितना अंदर आएगा उसको रेगुलेट करता है। फिर हमने देखा क्रिस्टलाइन लेंस, सिलरी मसल्स, इसमें देखा पावर ऑफ एकोमोडेशन, इमेज क्या बनती है रेटिना पर, रॉड शेप्ड कॉन शेप्ड सेल्स, ये सारी बातें पढ़ी। एक लास्ट बात और बताऊंगा, इसको हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। जानते हो? 1/16 सेकेंड। क्या है ये बच्चों? जब हम किसी चीज को देखते हैं, मैंने कपिल को देखा, आंखें बंद कर दी, मैंने कपिल को देखा, आंखें बंद कर दी, उसके 1/16 सेकंड तक कपिल की इमेज मेरे दिमाग में रहेगी। कितने टाइम तक? 1/16 सेकंड तक। उसके बीच में यदि कुछ हो गया तो मुझे उसका अंतर ही पता नहीं चलेगा। बच्चों, इसका सिंपल सा है कि आप समझो, इधर देखना, ये लास्ट एग्जांपल बता रहा हूं बेटा, थोड़ा टेक्निकल समझिएगा। जैसे हम लोग सिनेमेटोग्राफी के बारे में देखते हैं, हम एक मूवी बनाते हैं, और मूवी में मैं जैसे मान लो हीरो, विलेन कौन है? जयंत विलेन है, ठीक है। अब मेरी और जयंत का कोई फाइट सीन आ रहा है, मैंने जयंत को ये पंच, ठीक है। अब जैसे मैंने ये ऐसा मारते हैं, हाँ, तो जैसे मैंने पंच मारा, अब ये 1 सेकंड का शॉट, 1 सेकंड का शॉट जब कैमरा पिक्चराइज करेगा, तो उसमें 1 सेकंड के शॉट के लिए 20 स्लाइड्स निकल जाएंगी। आप लोगों ने पुराने टाइम में ऐसी प्लास्टिक की स्लाइड्स आती थी, पता है? तो अब उसमें होगा क्या कि 1 सेकंड में ये हुआ, अब वो 1 सेकंड की 20, एक में ऐसा होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 20 स्लाइड्स आ गई। आप एक को देखोगे, मेरे हाथ में दिखेगा, मतलब 20 स्टिल इमेजेस हैं, स्टिल, उनमें कोई वीडियो नहीं है, वो स्टिल इमेजेस हैं। लेकिन इन 20 स्टिल इमेजेस को जब हम प्रोजेक्टर पे जाके इन 20 इमेज को इस स्पीड में देखेंगे कि सारी एक साथ 1 सेकंड में निकल जाए, तो मुझे वहां पर मोशन दिखाई देगा। ये मेरी ब्रेन की वीकनेस है, जिसका फायदा हम सिनेमेटोग्राफी में उठाते हैं। वहां पर कुछ भी मूविंग नहीं है, वहां सामने क्या मूविंग है? कुछ भी मूविंग नहीं है, पर वहां पर जो इमेजेस आ रही हैं वो इतनी फास्टली आ रही हैं, बहुत सारी आ रही हैं, कि मेरा ब्रेन एक और दूसरे और तीसरे के बीच में डिफरेंस नहीं पता लगा सकता है, और मुझे एक स्मूथ सा मोशन दिखाई देता है। क्या मेरी बात समझ में आई? आप ऐसी, आप लोगों ने ऐसी बुकलेट देखी होगी, क्या बोलते हैं उसको, तारे जमीन पे देखा होगा आपने। उसमें जब बहुत सारे अलग अलग फोटो, आप खुद कर सकते हो, मैंने करके भी दिखाता हूं। आप अपने रजिस्टर पे यहां पे थोड़ा सा दबा के एक आदमी बनाओ, लाइन खींचो, उसके पैर बनाओ, बॉल बनाओ, यहां बॉल बनाओ, फिर यहां से काट दो,
फिर इसको साइड में लेके नीचे जहां पर वो आदमी का इंप्रेशन पड़ा है वहीं आदमी बनाओ, बोल इस बार ऊंचे ऊपर बना दो, पांव इधर बना दो, बाल इसके टेढ़े मेढ़े बना दो, ये हाथ ऊपर, ये हाथ नीचे कर दो, फिर आप एक पेन लो, उसको यहाँ लपेटो और उसको जोर जोर से यूं हिलाओ, आपको मोशन दिखाई देगा, आपको वीडियो दिखाई देगा। तो ये है परसिस्टेंस ऑफ विजन। ये जो लास्ट में मैंने बात बताई ध्रुव, ये आपके कोर्स में नहीं है, हमने वैसे ही पढ़ी, घबराने की बिल्कुल बात नहीं। यदि आपको समझ में नहीं आया ना, नो टेंशन, ठीक है, कोर्स में नहीं है। पर अभी हमने समझा परसिस्टेंस ऑफ विजन, हमारे आंखों पर जब इमेज बनती है उसके 1/16 सेकंड तक वो सेंसेशन हमारे पास रहता है, इसको हम कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। ये हमने कान के बारे में पढ़ा था, हमारी ह्यूमन ईयर्स के अंदर जब साउंड हम सुनते हैं 1/10 सेकंड तक वो रहता है, 1/10 था वहां पे, इसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। ठीक है बच्चों, कट गया होगा नहीं अपने आप, आवाज बंद हो गई। ऑफ विजन क्या पढ़ रहे हैं हम लोग आज? डिफ्रैक्शन। बच्चों देखो, ये है नॉर्मल ह्यूमन आई। व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल ह्यूमन आई? नॉर्मल ह्यूमन आई वो आई होती है जिसका फार पॉइंट है इनफाइनाइट, बहुत दूर एक पेड़ है, इसको साफ दिखाई दे रहा है। What is the far point of a normal human eye? Infinite. What is the near point of distinct vision? That is 25 centimeter. यहां तक यदि कोई किताब होती है तो हम उसको आराम से क्या लिखा है वो पढ़ सकते हैं। So what is the near point? 25 centimeter. What is the far point? Infinite. Clear? आइए अब हम शुरू करते हैं कि हमारी आंखों में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, बच्चों ये जब मैं पढ़ता हूं तो इसमें कुछ याद करने की बातें होती हैं, लेकिन यदि हमने इसको सीक्वेंस से पकड़ लिया तो हमारा बर्डन, मेंटली बर्डन याद करने का कम हो जाएगा। मैं कैसे देखता हूं, मैं आपको समझाता हूं। मैं सबसे पहले बोलता हूं, सबसे पहली जो बीमारी है, सबसे पहला डिफेक्ट है नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस, नियर मतलब पास का, साइट मतलब विजन। साइट का मतलब क्या होता है बेटा? विजन, देखना। अ पर्सन इज नियर साइटेड पर्सन हु कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट ही कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। What is the problem with this person? The person cannot see far objects clearly. What does it mean? It means इस ऐसी आंख जिसका फार पॉइंट इनफाइनाइट नहीं हुआ, फार पॉइंट पास आ गया है। मुझे यदि आपको टेस्ट करना हो कि क्या मेरी आंखों में डिफेक्ट है, तो आप यहां खड़े रहेंगे, सर दिखाई दे रहा है, मैं कहूंगा यस, पढ़ाई में आ रहा है यस, फिर आप थोड़ा दूर जाएंगे, अभी भी दिख रहा है, मैं कहूंगा यस, फिर दूर जाएंगे, फिर दूर जाएंगे, फिर दूर जाएंगे। एक सर्टेन डिस्टेंस ऐसी होगी, उसके बाद मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, उसके बाद मैं साफ साफ नहीं देख पा रहा हूं इसको, उसके बाद मुझे ब्लर दिख रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरा फार पॉइंट पास आ गया है। ध्यान से समझिएगा, पूरे अच्छे से समझिएगा, जो भी आपको डाउट पूछिएगा। कैसे हमने पता लगाया? हमने पता लगाया एक आंख है, हम उसके आगे यहां तक गए, यहां तक गए, यहां पे उसको पूछा क्या आपको दिखाई दे रहा है, तो वो कहता है यस। यहां से जो लाइट की रेज आ रही है वो रेटिना पर इमेज बन रही है, वो कहेगा कि यस ओके मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बाद हमने और दूर गए, और बहुत दूर, इनफाइनाइट, इससे भी दूर कोई चीज है, वहां से लाइट की रे आ रही है। ये डॉट डॉट कर रहा हूं, मतलब इनफाइनाइट से लाइट की रेज आ रही है, तो इसकी जो रेज है वो यहां पर इंटरसेक्ट हो जा रही है। अब यहां से कुछ चीजें समझने शुरू करेंगे। सबसे पहला, नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस मतलब नियर साइटेड आईज है। नियर साइटेड मतलब पास की देखने की अच्छी है, मीनिंग ऐसे निकालना है ना। नियर साइटेड विजन है आपका, क्यों? आपको करीब का दिखता है, दूर का दिखता नहीं। तो नियर साइटेड पर्सन वो होता है जिसको दूर की चीज नहीं दिखती है। क्या प्रॉब्लम है? ये दोनों नियर साइटेड आईज है। एक लास्ट डिस्टेंस यहां तक इसका फार पॉइंट आ गया, डिफेक्टिव आई का। डिफेक्टिव आई का फार पॉइंट यहां है, यहां तक इसको सब ठीक दिख रहा है, इसके बियॉन्ड इसको ठीक नहीं दिख रहा है। एक नॉर्मल आई क्या होती है? यहां मैंने ऊपर लिख दिया है, फार पॉइंट इनफाइनाइट होता है। इसका फार पॉइंट इनफाइनाइट से पास आ गया है। इनफाइनाइट से रेज आती तो होता क्या है? ये खास इंपॉर्टेंट बात है। व्हाट इज द कॉज ऑफ, व्हाट इज द रीजन ऑफ नियर साइटेड आईज? प्रॉब्लम ये हो रही है कि इनफाइनाइट से मतलब इसका जो फार पॉइंट है डिफेक्टिव आई का, इससे दूर से जब लाइट की रेज आती है तो वो लाइट की रेज रेटिना से पहले ही इंटरसेक्ट हो जाती है। ये मेरे को कैसे याद रहता है? नियर से। द इंटरसेक्शन अकर्स नियर द आई लेंस बिफोर रेटिना। और जैसे मुझे याद रहता है, मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है कि इसको ठीक कैसे करें। बच्चों लेंस दो तरह के होते हैं। एक लेंस मैं यहां बता रहा हूं, सभी देखेंगे। एक लेंस होता है कॉन्वेक्स, एक लेंस होता है कॉनकेव। ये क्या करता है? जब इसके ऊपर पैरेलल लाइट आती है इसको कन्वर्ट कर देता है, पास में मिला देता है। इसके ऊपर जब पैरेलल लाइट आती है तो ये उसको दूर कर देता है। इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, पास ले आना। इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। यदि मुझे इस इंटरसेक्शन पे पॉइंट को यहां लाना है तो मुझे और कन्वर्ज करना है या डाइवर्स करना है? डाइवर्ज करना है। मतलब इसको रेटिना तक ले जाने के लिए मुझे उसको दूर करना है या पास बुलाना है?
दूर। तो मुझे व्हाट इज द करेक्टिव मेजर? द करेक्टिव मेजर कि हम यदि इनफाइनाइट से किसी रेस को देखना चाहते हैं तो हमको यहां पर जो लेंस यूज करना पड़ेगा वो कौन सा करना पड़ेगा? डाइवर्जिंग लेंस। और इमेज यहां बन जाएगा। आपकी बुक में भी 3 डायग्राम दे रखे, लेकिन समझ में नहीं आता है कई बार कि यार 3 क्यों दे रखे, क्या कहना चाहता है ये। तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। वापस हाँ जी सुनाइए, देखेंगे बेटा। यस, इधर देखेंगे तो हमारा पहला डायग्राम ये कहता है कि फार पॉइंट तक सब कुछ ओके है। फार पॉइंट इस डिफेक्टिव आई का जहां तक है वहां तक सब कुछ ओके है। इसके बाद सब कुछ ओके नहीं है। इंटरसेक्शन रेटिना से पहले हो रहा है, बिफोर रेटिना intersection is taking place, and the image formed on the retina is blurred, is not clear. This is the defect. And how this defect can be rectified? How this defect can be corrected? This defect can be corrected by using a lens, such a lens which can diverge, which can extend this intersection point to the retina. Is it clear? समझ आया सबको? डाइवर्जिंग लेंस यूज करेंगे। मैं आगे अभी आपको फार साइटेडनेस में यहां बताऊंगा, आप बहुत अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है। अब मैं आपको थोड़ा सा और हाइट पे ले जाता हूं, ऐसी चीज जो टफ हमारी किताब में नहीं दे रखी, पर किताब में क्वेश्चन दे रखे। सुनो, ये लेंस कितनी फोकल लेंथ का लगा है, ये कैसे पता लगा है? आप खुद ऐसे डॉक्टर कर सकते हैं। शॉर्ट आप घर के बाहर दुकान लगा के बैठ सकते हैं कि आओ मैं चश्मा बताऊंगा किसका कितने नंबर का लगा है। कैसे? मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे। ये तरीका क्या करना है? एक आदमी है, उसके दूर खड़े रहो, दूर खड़े रहो, दूर खड़े रहो। यह दिख रहा है क्या? किताब लेके, पोस्टर लेके, पढ़ने में आ रहा है क्या? हमको उससे क्या करना है? हमको फार पॉइंट पता करना है। यदि आपको फार पॉइंट पता लग गया कि इसके बाद उसको नहीं दिखता है, आप करेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? पहले ध्यान से मेरे इस कंसेप्ट को समझेंगे। प्रॉब्लम ये है कि हम ऐसा लेंस यूज करेंगे कि यदि जिसका ऑब्जेक्ट फार पॉइंट, इस ऑब्जेक्ट का इसका फार पॉइंट यहां है, तो ऑब्जेक्ट कहां पड़ा हुआ है? इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहां है? इनफाइनाइट पे। उसकी इमेज कहां बन जाए? फार पॉइंट पे। तो यहां से हम ऐसा लेंस यूज कर रहे हैं, टेक्निकली समझिएगा अच्छे से। हमको इस लेंस को इसलिए यूज करना है, इतना काम करना है कि ये जो इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इसकी इमेज आप भैया इसके फार पॉइंट पे बना दो। फार पॉइंट पे बन जाएगी, इसके बाद तो ये देख लेता है, इसके बाद तो आंख देख लेती है। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज? फार पॉइंट। गुड। तो अब मैं इसको लिख के बताता हूं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? इनफाइनाइट। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? फार पॉइंट। इमेज। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होनी चाहिए? इनफाइनाइट पे। इमेज क्या बनना चाहिए? फार पॉइंट पे। तो ये बता देगा। आओ मैं आपको करेक्टिव लेंस का फॉर्मूला देखो बेटा, यहां से हम लेंगे इनफाइनाइट, कैसे इधर जाना पड़ रहा है, नेगेटिव इनफाइनाइट साइन कन्वेंशन। फार पॉइंट भी इधर है, नेगेटिव आएगा, पढ़ा है आप लोगों ने। अब फॉर्मूला को 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यू रखो 1/v माइनस fp माइनस 1 इनफाइनाइट। बच्चों माइनस इनफाइनाइट, माइनस माइनस प्लस। व्हाट इज द वैल्यू 1 इनफाइनाइट? 0। सो व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द करेक्टिव लेंस? 1/फार पॉइंट माइनस फार पॉइंट। और माइनस साइन बताता है कि कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा। और यदि आपको कि सर इसका फोकल लेंथ नहीं बताओ, दोनों रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल करो, f विल बी माइनस फार पॉइंट। ओह वेरी सिंपल। देखो बुक का क्वेश्चन नंबर 2 नीचे लिख रखा है, पढ़ो क्या लिखा है। आयुष पढ़ो लाउडली। A person with a myopic eye cannot see objects beyond 1.2 meter distinctly. What should be the type of the corrective lens used to restore proper vision? देखो बेटा, इसमें टाइप ही पूछा है। ये कहा है कि 1.2 मीटर के बाद नहीं दिखता है, 1.2 मीटर ही फार पॉइंट है इसका, उसके बाद दिखाई नहीं देता है। तो बताओ कौन सा? तो फार पॉइंट है, मतलब नियर साइटेड आइज है। नियर साइटेड लेंस को दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा? कॉनकेव। यहां आंसर इतना ही है। बट यदि क्वेश्चन ये पूछा होता बताओ उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, तो हमको आंसर क्या देना पड़ेगा? फोकल लेंथ के लिए जो जितना उसका फार पॉइंट है उसी के आगे माइनस लगा दो, बस। क्या आंसर आएगा इसका? माइनस 1.2 मीटर। और आप कहोगे सर क्यों एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हो, किताब में तो नहीं दिया है। आप बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 देखो या कोई देखो, 6 और 7 क्वेश्चन देखो। 6 पढ़ो बेटा, मायोपिया वाला पढ़ो, मानस जोर से पढ़ो। The far point of a myopic person is 80 centimeter in front of eye. What is the nature and the power of lens required to correct the problem? अब फार पॉइंट को देख के आप बता दोगे फार पॉइंट इसका पास आ गया है, मतलब कॉनकेव लेंस। लेकिन अब आप इसका फोकल लेंथ कैसे बताओगे यदि मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा? और आंसर क्या है? जितना फार पॉइंट है वही उसकी फोकल लेंथ है, कोई अलग से कुछ नहीं है। ये सब भूल जाओ जो पढ़ाया हो। द आंसर इज, यदि फार पॉइंट दे रखा है कि 80 सेंटीमीटर, तो बताओ कौन सा फोकल लेंथ है? फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर का लेना पड़ेगा, पर माइनस 80 सेंटीमीटर। माइनस लगते ही आपको पता लग जाएगा कि कॉनकेव की फोकल लेंथ माइनस हो। क्या आपको कुछ कुछ समझ में आया? वीडियो अवेलेबल हो जाएगा बच्चों, सिर्फ आपके लिए, और किसी को हमको कोई सब्सक्राइब नहीं करना है, कोई लाइक नहीं करना है, ठीक है, और कमेंट तो करना ही नहीं है। तो आप लोगों को सिर्फ पढ़ने के लिए ये वीडियो मैं दूंगा, आप 2 3 बार देखिएगा। यस, हाँ थ्योरी और ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। हाँ हम लिखेंगे, सुनो। फोकल लेंथ फॉर द
of focal length of the corrective lens in myopia is equal to minus far point. यही फॉर्मूले से आप सॉल्व करें. क्लियर? अच्छा, अब बात करते हैं दूसरा रीजन. शुरू करो बच्चों में. क्या ये बातें समझ में आई? बच्चों, आप वापस से मैं थोड़ा सा ब्रीफली रिवाइज करूंगा ताकि आप कंपेयर कर पाएंगे. नियर साइटेडनेस मींस व्हाट? नियर साइटेडनेस मींस, इसको साइंटिफिकली बोलते हैं मायोपिया. क्या बोलते हैं? मायोपिया. किताब में मायोपिया दे रखा है. इट इज आल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस. दैट इज अ डिफेक्ट. अ पर्सन हु इज suffering from myopia can see this near object clearly, but he or she cannot see distant object clearly. The far point of the myopic eye comes closer to the infinite. This is the case. ये दोनों बातें मायोपिया के डिफेक्ट को डिफाइन कर रही हैं. ये बताता है कि यहां तक सब कुछ ठीक है. ये बताता है कि उसके आगे ठीक नहीं है. इंटरसेक्शन पहले हो रहा है. इज इट क्लियर? हमेशा एरो बना लीजिए. चलिए नेक्स्ट, सेकंड डिफेक्ट है फार साइटेडनेस. ओके, चलिए अब अपन इसको समझते हैं. व्हाट इज फार साइटेडनेस? अच्छा, थोड़ा सा रुकता हूं मैं वापस. मुझे बताओ कि ये इंटरसेक्शन पहले क्यों हुआ. आप थोड़ा और गहराई में जाते हैं. What is the reason of the intersection is before the retina? Excessive curvature of lens or elongation. Excessive curvature of lens means what? कि लेंस को क्या होना चाहिए था? दूर देखने के लिए क्या होना पड़ता है? Thin. अब लेंस का जो सिलेरी मसल्स हैं वो इसको मोटे से और पतला कर ही नहीं रहे. ऐसा कैसा रह गया? इससे ज्यादा पतला नहीं हो पा रहा है. तो फर्स्ट रीजन इज एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द लेंस. लेंस के डिफेक्टिव प्रोडक्ट. दूसरा रीजन Elongation of eyeball. इलोंगेशन ऑफ आईबॉल. आईबॉल कितनी होनी चाहिए बच्चों? 2.3 सेंटीमीटर. अब बच्चा पैदा हुआ नर्सरी में, फर्स्ट क्लास में गया बेचारा, तब तो चश्मा लगा रहा है. आपके चश्मा कब लगा था? 10th में, 9th, 10th, 9th. अच्छा, क्या आपने देखे कि आपकी क्लास में कोई बच्चे ऐसे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड से चश्मा लगा रहे हैं? होते हैं ऐसे स्कूल में? तो अच्छा, क्यों? क्योंकि वर्क बहुत प्रॉब्लम है. उन बच्चों के साथ दिक्कत ये हुई कि या तो एग्जैक्ट राउंड नहीं है, या जो भी है उसकी आई बॉल ही बड़ी है. लेंस ओके है उसका. अब वही में प्रॉब्लम हो सकती है. तो लेंस में प्रॉब्लम है या फिर रेटिना में प्रॉब्लम है. लेंस में प्रॉब्लम क्या हो सकती है? लेंस ठीक रह गया, एक्सेसिव कर्वेचर बोल रहे हैं. और रेटिना में प्रॉब्लम क्या हो सकती है? रेटिना है ही ऐसी बाहर, दूर है. सबकी तो ऐसी होती है राउंड, उसकी थोड़ी सी दूर है. तो ये दो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसके कारण नियर साइटेडनेस होता है. आइए फार साइटेडनेस. व्हाट इज द सिम्टम? पहली बात क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज द सिम्टम? A person who is suffering from farsightedness can see far objects clearly. दूर से देख रहा है, बहुत बढ़िया, अच्छे से. आप लोगों के घर में किसी को देखा होगा, ये कौन आ रहा है, कौन है, पहचान नहीं आ रहा है. ये फार साइट, नियर साइटेडनेस. अब किसी को पढ़ने के लिए दिया, ये पढ़ना क्या लिखा है? ये नियर साइटेडनेस. यहां पे इसको साफ दिखना चाहिए 25 सेंटीमीटर. हमारे नाक से एक हैंड इसको देख लो, यहां इसको साफ दिखना चाहिए, लेकिन वो यूं दिखता है. मतलब क्या हुआ इसको? हाइपरमेट्रोपिया. नियर पॉइंट जो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए वो दूर चला गया, वो 60 सेंटीमीटर हो गया, 80 सेंटीमीटर हो गया. पास का साफ नहीं दिखता है. ये इसका सिम्टम है. अच्छा, ऐसा क्यों होता है? वापस समझते हैं. यहां पर यह है, यहां दिख रहा है क्या? हाँ, पढ़ने में आ रहा है. यहां पढ़ने में आ रहा है क्या? हाँ, आ रहा है. यहां आ रहा है? नहीं आ रहा है. तो यहां तक पढ़ने में आ रहा है. ये यहां से जब लाइट की रेज आती है तो साफ रेटिना पर इमेज बन रही है. पर इससे भी और पास आ जाओ तो, जो कि एक नॉर्मल हाई का होना चाहिए कि 25 सेंटीमीटर पे भी इसको साफ देखना था, लेकिन नहीं, 25 सेंटीमीटर वाला साफ नहीं देख पा रहा है, उससे भी पीछे इंटरसेक्शन हो रहा है. ये कैसे याद रखना? एक बड़ी प्रॉब्लम है गोपाल कि नियर मैं ऐसे याद रखता हूं. तो मेरा तो ये तरीका, मेरी मेमोरी बड़ी शार्प नहीं है, मैं गजनी हूं. तो यहां पर नियर लिखा है, ये नहीं गजनी, मतलब मैं दीवार उड़ गया समझ गया मैं, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है वैसा. ये क्या है? फार साइटेडनेस. इतना सा याद रखना है ध्वनि. नियर का मतलब रेटिन लेंस के पास ही इमेज बन जाती है, और फार साइटेडनेस बस. अब कुछ बाकी लॉजिक भी भूल जाओ तो चलेगा. फार साइटेडनेस रेटिना से भी दूर इमेज बनती है, फार बनती है. क्लियर? तो ये आपने देखा. अब इसको करेक्ट कैसे करें? क्या करना है? इस इंटरसेक्शन पॉइंट को कन्वर्ज करना है कि और डाइवर्ज करना है? पास बुलाना है. कौन सा लेंस चाहिएगा? कैसा चाहिएगा? अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा. क्या दिमाग लगाना है कि यहां से इसको साफ नहीं दिख रहा है, ऑब्जेक्ट यहां पड़ा है, ये ऑब्जेक्ट है. अब ऑब्जेक्ट यहां से इसको साफ नहीं दिख रहा है, तो हम यहां पर एक एक्स्ट्रा लेंस लगा लेते हैं, कॉन्वेक्स. वो क्या करे इसके लिए? इस आंख के लिए वो क्या हेल्प करे? वो हेल्प ये करे कि ऑब्जेक्ट यहां पड़ा हो तो आप इसकी इमेज बना दो इसके नियर पॉइंट पे. कहां बना दो? नियर पॉइंट पे इमेज बन जाएगी. बाकी तो वो देख लेगा, इसके बाद तो वो देख लेगा. क्यों? यहां से तो साफ दिखता है इसकी. ये सब मैं क्यों बता रहा हूं? ताकि आप फॉर्मूला बना सको. बताओ इस केस में यू ये रहा, वी ये रहा. यू कितना है? नियर पॉइंट ऑफ द डिफेक्टिव आई. वी कितना है?
कहां तक, सॉरी यू नियर पॉइंट नहीं है, यू क्या है 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर है ना, तो हम यहां लिख देंगे 25 सेंटीमीटर को हम कैपिटल डी से नोट करते हैं, 25 ही लिख दो, 25 लिख दो, क्या करूं 25, और कैसा आएगा लेंस के सामने तो -25 सेंटीमीटर, और वी क्या है नियर नियर पॉइंट ऑफ द डिफेक्टिव है, ये नियर पॉइंट ऑफ द डिफेक्टिव है, यहां पर बन जाए तो v हो गया माइनस नियर पॉइंट। अब f निकालो, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस नियर पॉइंट माइनस 1/u माइनस 1/-25 माइनस माइनस प्लस, मैं इसको उल्टा कर लेता हूं 1/25 माइनस 1/ नियर पॉइंट। सो व्हाट इज 1/f, 1/f इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय नियर पॉइंट, okay 25 cancel, near point minus 25. What will the focal length, focal length will be 25 multiplied by near point upon and near point minus 20, reciprocal. क्या ये कहां तक ले गया बच्चों में, आपको एक्सट्रीम लेगा, किताब में कुछ भी नहीं है इसका, ये जो बाकी बातें बताई ना बेटा घबराना मत, जिसको नहीं समझा घबराना मत, आप क्या करना, आप सिर्फ ये वाला और ये वाला फॉर्मूला की नोट कर लेना बस, चांस बहुत कम है, अभी तक नहीं आया है, पर किताब में ये भी क्वेश्चन दे रखा है कि एक आंख है जिसके हाइपरमेट्रोपिक आई है, उसकी फोकल लेंथ ये बताओ, उसकी कितने कलेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ चाहिएगा, इसी से करना पड़ेगा। मैं खींच के दे दूंगा, आई विल प्रूव, यस, हाँ थोड़ी देर रोक, नाउ कंपेयर, अब हम कंपेयर करते हैं, एक हमने देखा नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस मतलब विजन नियर का हो चुका है इसका, फार ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिख रहे, क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन नियर में हो रहा है, लेंस के पास हो रहा है, क्या करना पड़ेगा, कॉनकेव लेंस लगाना पड़ेगा, दैट्स इट। जब आपको दूर का नहीं दिखता है तो ये आपको नियर साइटेड आइज है, इसको हम बोलते हैं मायोपिया, क्लियर। पीछे बैठे बैठे बच्चे को दिखाई नहीं देता है बोर्ड पे क्या लिखा है, मतलब उसको कॉनकेव लेंस लगाना पड़ेगा। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका फोकल लेंथ माइनस में, जिसका पावर माइनस में, 1 2 3, ये 3 बच्चे जो हैं इनका लेंस माइनस में, मतलब आप लोगों को नियर साइटेडनेस, आपके साथ ये हो रहा है। कोई बच्चा ऐसा है जिसका लेंस प्लस में है, आपका माइनस में, ओके प्लस में, हाँ बेटा मेरा प्लस का है, आपका भी प्लस का है, माइनस का हाँ, तो माइनस वाले जो हैं उनको पढ़ाई के लिए चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब आप सुनिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे एज में हो जाते हैं, एज में होने के कारण उनकी बॉडी ड्राई हो जाती है। अब देखो मेरे गाल कैसे भरे हुए, लेकिन जो बूढ़े हो जाते हैं उनकी बॉडी ड्राई हो जाती है, उनका लेंस भी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, तो क्या होता है, वो ना तो दूर का ढंग से देख पा रहे कौन आ रहा है, और अखबार भी यूं पढ़ते हैं, मतलब उनके साथ क्या प्रॉब्लम हुई, नियर पॉइंट, सुनिए तो देखिए फटाफट, नियर पॉइंट चला गया दूर, फार पॉइंट आ गया पास, दोनों बीमारी एक में ही। ऐसी बीमारी को हम बोलते हैं, ऐसे डिफेक्ट ऑफ विजन को बोलते हैं प्रेस बायोपिया। ये वैसे हम स्पेशल मायोपिया बोलते हैं, जिसको एज के साथ होता है, 40-45 साल के बाद, है क्या नहीं, हम तो सब यंग हैं, तो आप देखिए सभी, सुनिए सभी संग है, कुछ साल बड़ा ज्यादा नहीं, तो आपको पता चला सभी को ये क्या है, ये प्रेस बायोपिया। कितने डिफेक्ट्स हमने पढ़ लिए, फर्स्ट मायोपिया, कौन सा लेंस, कॉनकेव माइनस नंबर, सेकंड हाइपरमेट्रोपिया, कौन सा लेंस, कॉनकेव प्लस में नंबर, थर्ड प्रेस बायोपिया, कौन सा लेंस, दोनों, इसको हम बोलते हैं बाइफोकल लेंस। कैसा होता है देखा आप लोगों ने किसी के, आपके घर में किसी के पास, उसके चश्मा ऐसा होता है जिसमें यहां पर ऐसा, जब वो पास का पढ़ने के लिए चाहिए तो यहां पर कॉन्वेक्स। अब आपको कभी एग्जाम में पूछेंगे बताओ यहां पर कौन सा लेंस होगा और यहां पर कौन सा लेंस, पास का पढ़ना है, पढ़ते समय ये दिक्कत आ रही है, तो ये होगा कॉन्वेक्स, ये होगा प्लस का नंबर और ये होगा माइनस का नंबर। दूर की देखने में प्रॉब्लम है, कॉनकेव चाहिए, पास का पढ़ने में प्रॉब्लम है, कॉन्वेक्स चाहिए। ऐसे चश्मे भी आपने कई एज वाले लोगों के पास देखे होंगे, इसको हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। 3 डिफेक्ट्स मैंने आपको बताया, आइए चौथा डिफेक्ट बताता हूं, किताब में ये 3 लिख रखे। चौथा डिफेक्ट है कैटरेक्ट, लिखा है किताब, ओके। कैटरेक्ट क्या होता है बच्चों, कैटरेक्ट का मतलब होता है हमारी आई लेंस कभी कभी क्या हो जाता है, ब्लर, उसकी ट्रांसपेरेंसी जो एकदम ट्रांसपेरेंट होता है वो नहीं रहता है और हल्का सा व्हाइट सा हो जाता है, और क्योंकि वो मोती जैसा दिखता है, हमारे गांव में हम लोग उसको बोलते हैं मोतिया भी, आंख में जाला पड़ गया ऐसे भी कह सकते हैं, और हम लोग साइंस में इसको बोलते हैं कैटरेक्ट। कैटरेक्ट को हम कैसे इंप्रूव करेंगे, हम उसकी सर्जरी करेंगे।
छोटा सा एक ऑपरेशन होता है, कुछ मिनट्स में हो जाता है। लेजर रेज से भी हम उसका जो पार्ट है उसको हम हटा सकते हैं, उसकी कर्वेचर को हटा सकते हैं, उसका जो कई बार आपने देखा होगा कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ, नंबर भी निकल गया क्योंकि उसको उस तरह से वो सुधार लेता है, और वो जो ब्लर या जो ओपेक पार्ट हो गया है उसको वो हटा देता है। तो ये है कैटरेक्ट। तो हमने पढ़े 4, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, कैटरेक्ट। चौथा और होता है, वो होता है हमारी कॉर्निया की अनइवन बल्जिंग के कारण, इसको बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में क्या हुआ कि देखो ये जो कॉर्निया मैंने बनाया, ये कॉर्निया वास्तव में ये यूं होना चाहिए, पर ये थोड़ा थोड़ा यूं है, और इस कारण से वो जो वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइन में डिफरेंस भी पता चलता है, वो टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है। ये बहुत कम लोगों को होता है, और इसमें हम सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं कि जैसे में ये जो कमी है इसको दूर करने के लिए हम इसके चारों ओर ऐसा सिलेंड्रिकल लेंस करते हैं। तो ये है एस्टिग्मेटिज्म। बुक में नहीं दे रखा है, रेफरेंस बुक में कहीं दे रखा होगा, पढ़िए इसको। लास्ट में हमको एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है, दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमारी बॉडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आईज, क्योंकि ये हमको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन बाहर से देती है। जो अंधा है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हमारे यहां पर हमारी जो कल्चर के अंदर हमारी बॉडी को जला दिया जाता है मरने पर, सब कुछ राख हो जाएगा 2 मिनट, मतलब कुछ घंटे में, कुछ मिनट्स में। 2 मिनट में मैगी बनती है, 2 मिनट में नहीं, कुछ घंटे के अंदर हम खत्म हो जाएंगे। तो क्यों ना हम मरने से पहले हमारी आइज किसी को दे जाए, आइज डोनेट कर दें। अब पहले लोग ये भी सोचते थे आई डोनेशन का मतलब हुआ कि उसका पूरा आंखें निकाल देंगे, ऐसे चीर फाड़ के, ऐसा नहीं है बेटा। जस्ट जनरली मैक्सिमम टाइम में सिर्फ कॉर्निया लिया जाता है। ये इंफॉर्मेशन आपको यहां पर पूरी दे रही है आई डोनेशन के बारे में, आइज के बारे में। तो मैं चाहूंगा आप में से सभी बच्चे ये प्लेज लें, एक विल बनाएं कि हम आई डोनेट करेंगे। कितने बच्चे आई डोनेट करेंगे? आपके ऊपर नहीं किया? वेरी गुड, नाइस। तुरंत थोड़ा टाइम में निकालो बच्चों, हम तो वैसे बनने वाले, जिंदा नहीं करेंगे। अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई डोनेट कब की जाती है? जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके कुछ घंटों में, कुछ टाइम ड्यूरेशन में, हाँ 4 से 6 घंटों के बीच में उसकी कॉर्निया का पार्ट निकालकर और प्रिजर्व कर दिया जाता है। सुनिए, और जब भी किसी व्यक्ति को जो इस तरह के डिफेक्ट से जूझ रहा है और देख नहीं पाता है, उसमें वो कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जाएगा और वो अब जिंदगी भर देख पाएगा। तो ये एक बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा काम है। आप सभी से मैं ये अपील करना चाहूंगा कि आप सोच समझ के, आपकी इच्छा हो, मन में पूरी बात आए बिना किसी प्रेशर के, तो आप अपने, क्योंकि हम लोग को हमारी कल्चर में हमको जला दिया जाता है और किसी के कल्चर में ढाल भी दिया जाता है तो वो सब सड़ जाता है कि नहीं? तो हमारी ये ऑर्गन किसी एक इंसान को देखने में काम है। हमारी आंख के एक इंसान के, यदि कॉर्निया का मल्टीपल लोगों को लगेगा तो कई लोग देख सकते हैं। तो ये हमारी आईज किसी के लिए बहुत बड़ा वरदान हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस पर आप जरूर सोचिएगा और सिंसियरली सोचिएगा। बड़े होकर जब भी आप अपनी एज अटेंड करें, एडल्ट हो जाएं, सोच समझ कर निर्णय ले पाए, तो मैं जरूर आंखें डोनेट करें। ठीक है? यस, इज इट ओके? थैंक यू।